हेलो मेरे भाई, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने सारी बेसिक बातें कर ली थी। अब पार्ट 2 के अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरह ट्राई करना है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है, चलिए देखिए पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत दमदार क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए और आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, सुनिएगा। एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस वाले पार्ट में और आपको ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को तथा 30% भाग छोटे लड़के को दिया। शेष राशि को उसने 3-5-2 के अनुपात में बांट दिया। 3 ट्रस्ट एबीसी में जमा किया है। जो भी राशि बची है उसे 3-5-2 के अनुपात में 3 ट्रस्ट है एबीसी, इनमें आपने जमा कर दिया है। ठीक है, अब बोला गया है तीन ट्रस्ट एबीसी में जमा कर दिया है। ठीक है, एबीसी में जमा कर दिया है। यदि यहां पर यदि लिखिएगा, तीन ट्रस्ट में जमा कर दिया। ध्यान दीजिएगा भैया, अब लोग पढ़ें सब लोग। थोड़ी सी बोर्ड में दिक्कत आ रही थी, अब दिक्कत खत्म हो गई। अब ध्यान दीजिएगा। अब बोला यदि दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशि में 2000 रुपए का अंतर है तो ट्रस्ट सी में उसने कितना पैसा जमा किया है। ठीक है, अभी थोड़ी सी बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा देख रहा था मैं क्या दिक्कत आ रही है। अभी प्रॉब्लम एकदम सही हो गई है। अब एकदम मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का, सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी कुल आय। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एज्यूम कर लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत आराम आराम समझाऊंगा। आप एज्यूम कर लीजिए, माना कि व्यक्ति की जो कुल आय है, माना कि जो व्यक्ति की कुल आय है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। माना कि व्यक्ति 100 के बराबर कमा रहा है। आप इसे 100% के बराबर भी लिख सकते हैं, आप इसे 100 के बराबर लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। आप इसे x के बराबर लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लग रहा है आप उसके बराबर कर लें। ठीक है, माना कि कुल आय 100 के बराबर है। चलिए 100 के बराबर कुल आय है। अब इसमें से 2/5 भाग बड़े लड़के को, तो 100 का 2/5 कितना हो जाएगा, ध्यान दें। 100 का 2/5 भाग, तो 5 से जब 100 को काटेंगे, 5 से कटेगा कितनी बार, 20 बार, 20 दूनी 40, तो 40 आ गया। 40 आपने किसे दिया है, बड़े लड़के को। ध्यान देंगे, आपने देखा जो भी आपकी कमाई है उसका 2/5, तो 100 का जब 2/5 निकालेंगे 40 से, तो बड़े लड़के को दिया है। और 30% भाग छोटे लड़के को, तो इसका 30% कितना आ जाएगा, 100 का जब 30% निकालेंगे तो 100 का 30% कितना होता है, 100 का 30% 30 होता है। ये आपने किसे दिया है, छोटे लड़के को। ये आपने छोटे लड़के को दिया है। और इसके बाद जो बचा है, तो कितना बचा होगा जरा बताएंगे मुझे। तो आप देखेंगे 100 में से 40 और 30, 70 तो निकल ही गया। तो 100 में 70 निकल गया, तो बचा कितना होगा सर, बचा होगा 30। जो बचा 30 है, ये आपने क्या किया है, 3 ट्रस्ट एबीसी में जमा कर दिया है। ये 30 रुपया जो है, ये 3 ट्रस्ट है एबीसी, ये 30 जो बचा हुआ है ये 3 ट्रस्ट एबीसी में किस रेशियो में जमा किया भाई, 3-5-2 के अनुपात में आपने जमा कर दिया है। 3-5-2 के अनुपात में। तो आप बताइए सी के हिस्से में कितना आएगा, ये आपको बताना है। सी का हिस्से में कितना आएगा, ठीक है, एक तो ये बताना है। और आपको दिया गया है, तो सबसे पहले बताइए अगर इस 30 को एबीसी में बांटेंगे तो सी के हिस्से में कितना आएगा। तो समझ लें, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर इस 30 को इस रेशियो में बांटेंगे तो आप बताइए सी के हिस्से में कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर सी के हिस्से में आ कितना रहा है, तो आप कहेंगे सर सी के हिस्से में आ रहा है 2। सी के हिस्से में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मैंने बोला सी के हिस्से में 2 आ रहा है, ये कितने में से आ रहा है, तो आप कहेंगे सर
3 और 5 7, 3 और 5 8 और 2 10 में से आ रहा है। तो सी का हिस्सा सर 2 के बराबर है आउट ऑफ 10। इनटू बांटना किसे है 30 को, तो जिसे बांटना है उसका गुणा कर दीजिए। तो आपका सी का हिस्सा आ जाएगा, सी का हिस्सा आ गया 3 दूनी 6। तो सी का हिस्सा सर आपका आ गया है 6। सी के हिस्से में कितना आ गया भाई 6 आ गया है, सी का हिस्सा 6 आ गया है। ठीक है, अब आपको बताना है सर ये 6 कितने के बराबर है। चलिए बताते हैं। अब आपको बोला गया सर दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशि में 2000 का अंतर है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं पहले लड़के को 40 मिला था और दूसरे लड़के को 30, दोनों की राशियों में कितने का अंतर है 10 का अंतर है। दोनों की राशियों में 10 का अंतर है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2000 का अंतर है। मतलब ये 10 कितने के बराबर है, ये सर 10 जो है 2000 रुपए के बराबर है। मेरे अकॉर्डिंग जो अंतर आया है, क्योंकि मैंने आय को 100 माना है, तो ये अंतर जो आया है 10 के बराबर आया है, पर क्वेश्चन कह रहा है ये अंतर 2000 के बराबर है। मतलब 10 बराबर 2000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर सर हो गया 200। 1 बराबर 200 आ गया है। तो सी के हिस्से में कितना आया है 6, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा 1 बराबर 200, 6 बराबर 1 बराबर 200, तो 6 बराबर 6 इंटू 200 कितना आ जाएगा 1200। तो आपका आंसर आ जाएगा 1200। ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, हर मेरा भाई समझेगा, हर विद्यार्थी को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोबारा समझेता हूं। टोटल इनकम को 100 माना, इसका 2/5, 100 का 2/5 40 बड़े बेटे के हिस्से में, 30% छोटे के हिस्से में, और आपने देखा जो बचा है शेष, तो कितना बचा होगा 40 और 30 70, 100 में 70 का 30 शेष बचा है। इस जो बचा है उसे क्या करेंगे एबीसी के रेशियो में बांटेंगे। तो इस रेशियो में जब इसे बांटा है तो सी के हिस्से में 6 आया, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी ये बोला गया है। दोनों लड़कों का जो अंतर है वो कितना है 10 के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है 2000, 10 बराबर 2000, 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, 6 बराबर 1200 आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई डाउट? चलिए, कोई भी डाउट नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये भाई आपका अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है एक संस्था, लिखिएगा यहां पे, एक संस्था में, एक संस्था है या एक कंपनी है, कार्यरत सभी पुरुष तथा सभी महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन का अनुपात दिया गया है। एक संस्था है, एक कंपनी है, एक कंपनी में जितने भी आदमी लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं, उन्हें जो सैलरी मिल रही है, सैलरी का रेशियो दिया गया 5:6। फिर बोला गया प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात कितना दिया गया 2:3। प्रत्येक का मतलब क्या होगा 1, मतलब एक आदमी को कितना वेतन मिल रहा है, एक महिला को कितना वेतन मिल रहा है, उसका रेशियो दिया गया 2:3। तो संस्था में कार्यरत पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, अब मेरे भाई ये बताइए आप ये बताइए आपको दिया क्या गया। आपको दिया गया है सर, आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया है कि संस्था में सभी आदमी और सभी महिलाओं को जो सैलरी मिल रही है उसका रेशियो दिया गया है। एक आदमी और एक महिला को जो सैलरी मिलेगी उसका रेशियो दिया गया है। आपको बताना है सर, आपको बताना है पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मेरे भाई देखें, आप मेरे भाई देखें, क्या देखेंगे आप देखिए, आप देखिए कि मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, आपकी एक कंपनी है। मान लीजिए उस कंपनी में कुछ महिलाएं काम करती हैं और उन महिलाओं को कुल मिलाकर आप 100 रुपया देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी है, इस कंपनी में कुछ महिलाएं काम करती हैं और महिलाओं को टोटल आप 100 रुपया देते हैं। ठीक है, और मैं बोलूं एक महिला को आप 20 रुपया देते हैं। सभी महिलाओं को मिलाकर आप 100 रुपया देते हैं और एक महिला को आप 20 रुपया देते हैं। तो बताइए संस्था में कितनी महिलाएं हैं। तो आप कहेंगे सर सभी महिलाओं को तो आप 100 रुपया दे रहे हैं और एक महिला को 20 रुपया दे रहे हैं, तो संस्था में महिलाएं कितनी होंगी। तो आप क्या करेंगे, सभी महिलाओं को 100 मिल रहा है और एक महिला को 20 मिल रहा है, तो 20 का भाग 100 में देंगे। संस्था में कितनी महिलाएं होंगी 5। भाई एक महिला को जब 20 रुपया देंगे तो 5 महिला को 20 पंजे 100 रुपया मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या दिया गया है, सभी, ध्यान दीजिएगा, सभी आदमी मतलब मेल और महिला मतलब फीमेल, सभी आदमी और महिलाओं की जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी का अनुपात दिया गया 5:6 और प्रत्येक आदमी और महिला को जो सैलरी मिल रही है इसका रेशियो दिया गया 2:3।
आपको सभी की सैलरी का रेशियो दिया गया है, आपको प्रत्येक की सैलरी का रेशियो दिया गया है, आपको इनकी संख्या निकालनी है। संख्या का रेशियो क्या होगा, संख्या का रेशियो क्या होगा। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपको संख्या निकालनी है, अगर आपको संख्या निकालनी है तो सभी की सैलरी में एक आदमी की सैलरी का भाग दे देंगे। तो देखिए सभी आदमी लोगों को कितना मिल रहा है 5, और प्रत्येक आदमी को कितना मिल रहा है 2, तो प्रत्येक आदमी की सैलरी का सभी की सैलरी में भाग देंगे तो संख्या आ जाएगी। ऐसी महिलाओं में देखिए सभी महिलाओं को कितना मिल रहा है 6, और प्रत्येक महिला को कितना मिला है 3, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा जब 2 में होगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो रेशियो आ जाएगा 5:4, रेशियो आ गया 5:4। क्लियर मेरे भाई, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कर लेंगे सभी लोग। चलिए ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। भाई सेम क्वेश्चन है कि एक संस्था करिएगा ऐसे, एक संस्था है कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 4:3 के अनुपात में कम कर दिया गया। एक कंपनी है उसमें कर्मचारियों की संख्या को 4:3 में कम कर दिया गया और प्रत्येक व्यक्ति के वेतन को 5:6 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। इस प्रकार संस्था को कुल 6,000 रुपए का लाभ होता है। तो शुरुआत का खर्च और वर्तमान का खर्च बताइए, या शुरुआत का खर्च और वर्तमान का खर्च बताइए, ये आपको बताना है, ठीक है। शुरुआत में कितना खर्चा हो रहा था और वर्तमान में कितना खर्चा हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप देखें कि एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या को, नंबर ऑफ पर्सन, लोगों की संख्या को 4:3 में कम कर दिया गया है। 4:3 में कम करने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि अगर पहले कर्मचारी अगर 4 रहे होंगे तो अब आपके कर्मचारी कितने रह जाएंगे मेरे भाई, 3 रह जाएंगे, है ना। अगर पहले कर्मचारियों की संख्या 4 होगी तो अब कर्मचारियों की संख्या मेरे भाई 3 रह जाएगी, ठीक है। अब इनकी सैलरी, अगर वेतन में देखेंगे तो वेतन में 5:6 में वृद्धि कर दी है। इसका मतलब मेरे भाई पहले अगर किसी को 5 मिल रहा था तो अब आप कितना देंगे, 6 देंगे। तो ऐसा करने से संस्था को कितने का लाभ हुआ है, 6,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। आप मेरे भाई देखेंगे कि पहले आपके आदमी कितने काम कर रहे थे, 4, और अब आपके आदमी कितने रह गए काम करने वाले, 3। पहले आप सैलरी कितना दे रहे थे आप आदमी को, 5, अब कितना दे रहे हैं, 6, और प्रत्येक का दिया गया है, मतलब पहले एक आदमी को 5 मिल रहा था, अब एक आदमी को 6 दे रहे हैं। तो बताइए पहले का खर्च कितना होगा। पहले अगर आप एक आदमी को 5 दे रहे थे और आदमी कितने थे, 4, तो एक आदमी को 5 देंगे तो 4 को कितना देंगे, 5 चौक 20। तो पहले का खर्चा भाई आपका 20 था। और अब एक आदमी को अगर 6 दे रहे हो, आदमी कितने रहेंगे, 3, तो 6 दिया 18, अब आपका खर्चा 18 हो गया है। तो 2 से कटेगा 10 और 2 से कटेगा 9 बार। इसका मतलब पहले सर आपका 10 के बराबर खर्चा था और अब आपका 9 के बराबर खर्चा हुआ है। तो खर्चे में कितने का फायदा हो गया, 1 का सर मुझे फायदा हो गया, 1 की कमी हो गई है। पर क्वेश्चन कह रहा है 6,000 रुपए का लाभ हुआ और आपको पहले 10 के बराबर खर्चा था, अब 9 के बराबर खर्चा, मतलब 1 के बराबर लाभ हुआ है। आपके अकॉर्डिंग 1 के बराबर लाभ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6,000 के बराबर। इसका मतलब ये 1 जो है 6,000 के बराबर होगा, 1 जो है 6,000 के बराबर होगा। 1 बराबर 6,000। तो कह रहा है शुरुआत का खर्च कितना है, तो शुरुआत में कितना खर्च हो रहा था, 10, 1 बराबर 6,000, 10 बराबर 6,000 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 60,000। पहले 60,000 खर्च हो रहा था, अब कितना होगा, अब 9 हो रहा है, तो 9 बराबर 9 छिक्के 54,000, ठीक है। और आप देख सकते हैं 60,000 में से 54,000 जाएगा तो कितने का फायदा है, 6,000 रुपये का लाभ होता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत बताइए जल्दी से, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई। देखिए मजदूरों की संख्या मतलब नंबर ऑफ पर्सन,
नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो 10:9 के अनुपात में कम कर दिए गए हैं। पहले 10 लोग थे, अब कितने रह गए? 9। प्रत्येक मजदूर की मजदूरी मतलब इनकी वेतन, सैलरी, आप इनका वेतन लिख सकते हैं, आप इनकी सैलरी लिख सकते हैं, प्रत्येक की, ये भी प्रत्येक की बात हो रही है, 4:5 के अनुपात में बढ़ा दी गई है। मतलब पहले किसी को अगर 4 सैलरी मिल रही थी तो अब किसी को कितनी मिलेगी? 5। कितनी मिलेगी भाई? 5 मिलेगी। ठीक है, तो आपसे बोला गया पहले की कुल मजदूरी 3600 रुपए थी, तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी कितनी होगी? मतलब पहले की टोटल मजदूरी दी गई 3600 रुपए के बराबर है, तो आपको बताना है बाद की मजदूरी कितनी है। तो आप देखिए, आपने देखा लोगों की संख्या को 10:9 में कम किया। इसका मतलब है पहले अगर संस्था में 10 आदमी काम करते थे तो अब आदमी कितने रह गए? 9। और सैलरी को इस अनुपात में बढ़ाया गया है। इसका मतलब पहले अगर किसी को 4 सैलरी मिल रही थी तो अब आपको कितनी मिलेगी? 5। तो आप देखिए पहले खर्चा कितना हो जाएगा? एक आदमी को 4 दे रहे थे, आदमी कितने हैं? 10। तो 10 × 4 कितना आ गया? 40। तो पहले का खर्चा 40 आ गया। और अब एक आदमी को 5 देंगे, आदमी कितने? 9 बनना 45 के बराबर आ गया। आप देखेंगे 5 से कटेगा 8 बार और 5 से कटेगा ये 9 बार, तो आपका रेशियो आ गया 8:9 का रेशियो आ गया। ठीक है, आपका रेशियो आ गया 8:9। मतलब पहले अगर 8 के बराबर मजदूरी थी तो अब आपकी 9 के बराबर मजदूरी है। पर पहले की आपको मजदूरी दी गई है, कितनी दी गई? 3600। तो 8 की वैल्यू कितनी दी गई? 3600। भाई समझ में आ रहा है मेरे भाई? 8 की वैल्यू 3600 दी गई है। 8 की वैल्यू 3600 दी गई है, तो 8 जरा सॉल्व करेंगे। 8 चौक 32, 8 45। तो मेरे भाई 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ गया भाई सर 450। 1 बराबर आ जाएगा सर 450। 1 बराबर 450 आ गया मेरे भाई। तो सभी मजदूरों की कुल मजदूर 9 की वैल्यू पूछी गई है। 1 बराबर 450, 9 बराबर 9 × 450, 0। 9 पन्ना 45 की 5, 9 पन्ना 45 की 5, हासिल लागी 4, 9 36 और 40, 4050। ठीक है, आप लिख लें 4050। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, क्योंकि अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं होता, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको सिर्फ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या कह रहा है, पढ़ें जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर ए और बी की आय का अनुपात दिया गया। आय मतलब इनकम, आय मतलब इनकम, इनकम का रेशियो मेरे भाई दिया गया है 3:2। और बोला गया खर्च, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया भाई मेरे भाई 4:3। अब बोला गया वे 1500 रुपए की बचत करते हैं, तो ए और बी की आय क्या है। अब मेरे भाई आपको पता है कि सबसे पहले तो इनका रिलेशन क्या होता है। आप कहेंगे सर आय बराबर मतलब इनकम बराबर, आय बराबर क्या होता है भाई? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। समझ में आया मेरे भाई? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है, चलिए अगर आप इस खर्चे को इधर लेकर आ जाएंगे तो आय में से अगर आप खर्चा माइनस कर दें तो आपका क्या बचेगा? बचत आ जाएगी मेरे भाई। समझ में आया? और अगर मैं बोलूं आय में से अगर आप बचत माइनस कर दें तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खर्चा। आय में से बचत माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया आय माइनस खर्च बराबर बचत, आय माइनस बचत बराबर खर्च आ गया। अब इन तीनों में से मेरे भाई कोई भी रिलेशन आप लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी रिलेशन आप लगा लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। सबसे बेस्ट क्या है? तो मेरे भाई सबसे बेस्ट है ये वाला, सबसे बेस्ट है ये वाला कि आय में से बचत माइनस कर लें और खर्चा आपका आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको आय का अनुपात दिया गया 3:2। तो सबसे पहले अनुपात को अगर संख्या में बदलूं तो ए की आय हो जाएगी 3x के बराबर और बी की आय हो जाएगी 2x के बराबर। मैंने अनुपात में x का गुणा कर दिया तो अनुपात किस में बदल गया? संख्या में। तो ए की आय सर 3x के बराबर, बी की आय 2x के बराबर। अब मैंने बोला कि सर आय में से अगर बचत घटाएंगे तो खर्चा आ जाएगा, तो घटाइए। आय में से बचत, आय कितनी है ए की? 3x और ए की बचत कितनी है? 1000। आय में से मैंने बचत को माइनस कर दिया, तो आय में से जब बचत को माइनस कर दिया तो क्या आ गया? ए का खर्चा आ गया। बी की आय कितनी है? 2x और बी की बचत कितनी है? 500।
आय में से बचत माइनस कर दिए, बी का खर्चा आ गया, ये ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा है, मैंने इनका डिवाइड करके ए और बी के खर्चे का क्या ले लिया, ए और बी के खर्चे का ही अनुपात लिया। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अनुपात। ए और बी के खर्चे का अनुपात है और ए और बी के खर्चे का अनुपात तो मुझे पता है कितना है, 4:3। तो ये अनुपात किसके बराबर होगा, 4:3, मतलब 4/3 के बराबर। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें इनका जो रेशियो होगा 4:3 के बराबर होगा। आय में से बचत को माइनस किया, खर्चा आया, आय में से बचत को माइनस खर्चा आया, ये खर्चे का अनुपात है और ये भी खर्चे का अनुपात, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का गुणा 3 में हो जाएगा 9x, 3 का गुणा 1000 में होगा 3000, 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8x, ये कितना आ जाएगा 2000। इधर आ जाएगा x, 3000 में 2000 1000, x बराबर 1000 आ गया, x बराबर 1000 आ गया। तो आपसे बोला a और b की आय, तो a की आय कितनी है 3x, तो x की जगह 1000 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3000। तो a की आय आ गई मेरे भाई 3000 और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 इंटू 1000 कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, कर पाएंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये मेरे भाई आपका अगला क्वेश्चन मेरे भाई पढ़ लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी की आय का रेशियो दिया गया 5:3, ए बी सी के खर्चे का अनुपात दिया गया 8:5:2 और सी जो है 2000 रुपये खर्च कर रहा है, बी जो है 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी है मेरे भाई। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी की आय का रेशियो दिया गया है, सबसे पहले आय मतलब इनकम, ध्यान देंगे सभी लोग। ए और बी की इनकम का रेशियो दिया गया मेरे भाई 5:3। ठीक है, ये इनकी इनकम का रेशियो है। ठीक है, और इनके खर्च का भी रेशियो दिया गया मेरे भाई, खर्च इनके खर्च का रेशियो दिया गया है, इनका खर्चा मतलब ए बी और सी के खर्चे का रेशियो दिया गया है 8:5:2, 8:5:2 ये इनके खर्चे का रेशियो है, ये इनकी आय है, ये इनका खर्चा है। अब बोला यदि सी जो है 2000 रुपये खर्च कर, ध्यान दें सी जो है 2000 रुपये खर्च कर रहा है, सी जो है 2000 रुपये खर्च कर रहा है। अगर मैं अनुपात में देखूं, अनुपात में ए जो है 8 के बराबर खर्चा कर रहा है, बी जो है 5 के बराबर खर्चा कर रहा है, सी जो है 2 के बराबर खर्च कर रहा है। अनुपात में जो है सी जो है 2 के बराबर खर्चा कर रहा है और पैसे में सी 2000 के बराबर खर्चा कर रहा है, मतलब 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 कितने के बराबर दिया गया 2000 के बराबर। आप देखेंगे अनुपात में ये 2000 के बराबर खर्च, सॉरी पैसे में ये 2000 के बराबर खर्च कर रहा है और खर्चे के अनुपात में सी 2 के बराबर खर्चे में 2 बराबर 2000, और 2 को अगर 2000 बनाने तो कितने गुणा करना पड़ेगा 1000 का। तो अगर इसमें 1000 का गुणा होगा तो यहाँ भी 1000 का गुणा होगा, तो 5 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, और 8 में अगर 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000। तो आपने क्या किया, सी का खर्चा आपको पता था, सी के खर्चे की सहायता से आपने ए बी सी का खर्चा निकाल लिया कि सर ए का खर्चा 8000 आ गया, बी का खर्चा 5000 आ गया, सी का तो आपको पता था। अगर आप देखें कि और आपको दिया है बी 700 रुपये बचाता है, बी की बचत पता है, तो अगर मैं बोलूँ बी की आय क्या होगी, बी की अगर आप आय निकालें, इनकम निकालें, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी भाई, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। तो बी की आय कितनी है, सॉरी बी की आय निकालनी है तो बी की खर्च कितना है, बी का खर्चा है सर 5000 और बी जो बचा कितना रहा है 700, तो बी की खर्चा 5000 है, 700 बचा रहा है, तो खर्चा और बचत को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगी। तो 5000 और 700 कितना आ गया 5700। तो आप देखेंगे बी जो है 5700 रुपये कमा रहा है, बी की कमाई 5700 आ गई है, तो कमाई के अनुपात में आ जाइए। ए की कमाई अगर 5 है तो बी की कमाई 3 है, अनुपात में बी की कमाई 3 है और पैसे में बी की कमाई कितनी 5700, तो बी जो है 5700 के बराबर कमा रहा है, अनुपात में 3 कमा रहा है। 3 को अगर 5700 बनाएंगे तो कितने गुणा करना पड़ेगा 1900 का, 19 दिया 57, तो 1900 गुणा यहाँ किया तो 1900 गुणा यहाँ भी करिए, 19 पंजे कितना आ जाएगा 9500। तो ए की कमाई कितनी आ गई 9500। ए की आपने कमाई निकाल ली है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ए की बचत, ए की आपको बचत बतानी है भाई। तो ए की बचत सर अगर आपको बतानी है तो बचत कैसे निकलेगी, बचत निकालने के लिए ए की कमाई कितनी है 9500
और ए जो है खर्चा कितना कर रहा है, ए खर्चा कर रहा है 8,000 का, तो 95 में से 8,000 घटा दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 1500, तो आपका ये आंसर आ गया 1500। ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको जो जो स्टेप दिए गए थे आपने कर लिए। आपको खर्चे का अनुपात दिया गया था और इस अनुपात में आपको सी का खर्चा पता था 2000, तो 2 की वैल्यू 2000, तो आपने 5 की और 8 की वैल्यू निकाल ली, तो ए बी सी तीनों का खर्चा आ गया। बी का आपको खर्चा पता था, बी की आपको बचत पता था, खर्चा और बचत को जोड़ दिया तो बी की इनकम आ गई। बी की इनकम कितनी आ गई, बी की इनकम आपने देखा 5700 आ गई है। बी की इनकम 5700, तो ए की इनकम कितनी आ गई 9500, तो ए 9500 कमा रहा है, 8000 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 1500। वही पूछा गया ए की बचत कितनी है। समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बताइए मेरे भाई, आपको दिया गया है 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात दिया गया 3:2। देखिए एक बर्तन आपके पास ए है, एक बर्तन आपके पास बी है। ठीक है, पहले वाले बर्तन में दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का रेशियो पहले वाले में 3:2 है और दूसरे वाले में 4:1 है। ठीक है, अब अगर दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में निकालकर एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है तो उस बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। अब ध्यान दें, पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, दूसरे वाले बर्तन में ये रेशियो 4:1 है। दोनों में से बराबर मात्रा में निकालकर, मतलब इक्वल क्वांटिटी में निकालकर, बराबर मात्रा। अगर कभी भी क्वेश्चन में इस तरह की लाइन आ जाए, दोनों में से समान मात्रा में निकालकर, समान मात्रा मतलब अगर जितना आप यहाँ से निकालेंगे उतना ही आप यहाँ से निकालेंगे। अगर यहाँ से 5 लीटर निकालेंगे तो यहाँ से भी 5 लीटर निकालेंगे, यहाँ से 4 लीटर निकालेंगे तो यहाँ से भी 4 लीटर निकालेंगे। दोनों की मात्रा बराबर है, दोनों की क्वांटिटी का रेशियो कितना है 1:1, मतलब दोनों से बराबर बराबर निकालना है। और तीसरे बर्तन में डालेंगे तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि दोनों में से बराबर मात्रा निकाली जा रही है 1:1 के रेशियो में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिन बर्तनों में जो दूध और पानी का अनुपात दिया गया है इस अनुपात का जोड़ बराबर करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले क्या करेंगे, इस अनुपात का जोड़ बराबर करेंगे, योग बराबर करेंगे। तो आप देखिए जब इन्हें जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 4 और 1 कितना हो गया 5। आप देख रहे हैं जोड़ ऑलरेडी बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होता तो पहले इसे क्या कर लेते, बराबर कर लेते। बराबर करने के बाद आप क्या करते, दूध को दूध में जोड़ देते और पानी को पानी में। तो 3 और 4 को जोड़ देते, 2 और 1 को जोड़ देते, 3 और 4 7, 2 और 1 3। ठीक है, तो ये आपके दूध और पानी का मिश्रण आ जाएगा तीसरे बर्तन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। याद रखिएगा, दोनों में से बराबर बराबर मात्रा लेनी 1:1 के रेशियो में। और सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि दोनों बर्तनों का योग बराबर करें। 3 और 2 5, 4 और 1 5, ऑलरेडी बराबर ही था तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर बराबर है तो दूध को दूध में जोड़ दिया, पानी को पानी में जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया 7:3। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले। अब इसका आंसर 3 बर्तन इस बार ABC, A, B और C, तीनों बर्तनों में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। पहले वाले बर्तन में दिया 4:3, दूसरे वाले में दिया 2:1 और तीसरे वाले में दिया 5:2। ठीक है, अब अगर तीनों बर्तनों में से समान मात्रा का मतलब तीनों में से बराबर बराबर निकालना है, 1:1 के रेशियो में निकाल रहे हैं तीनों से। एक चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है, उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो मैंने बताया सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब बराबर मात्रा निकाल रहे हैं सबसे पहले क्या करें, अनुपातों का जोड़ देखेंगे क्या बराबर है। 4 और 3 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7। क्या तीनों के अनुपात का जोड़ बराबर है। 4 और 3 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7। आप कहेंगे सर बराबर नहीं है, अनुपातों का जोड़ बराबर नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा अनुपातों का जोड़ बराबर करिए। एक ऐसा नंबर लाइए जो इन तीनों को बराबर कर दे। तो ऐसा नंबर क्या होगा, इनसे कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 7 3 7 का एलसीएम कितना होगा 7 या 21। तो इन्हें बराबर करने 21 बना ले, तो इसमें 3 का गुणा कर ले, इसमें 7 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का गुणा। तो 7 या 21, 7 या 21, 7 या 21 बन गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा किया मतलब इस रेशियो में 3 का गुणा हुआ है, यहाँ 7 का गुणा किया मतलब इस रेशियो में 7 का गुणा हुआ है,
और यहाँ पर 3 का गुणा किया, इसका मतलब इस रेशियो में 3 का गुणा हुआ है। ठीक है, अब 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ करेंगे 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो बराबर हो गए 15 और 6 21, 14 और 7 21, 12 और 9 21। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस दूध को दूध में जोड़ लेना है और पानी को पानी में। तो जोड़िए, 12 और 14 कितना होता है, 12 14 26, 26 और 10 36 और 5 41, 41 तो दूध आ गया। और पानी कितना आ जाएगा, 9 और 7 16, 16 और 6 22। ये आपका 22 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, आप लिख लेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अनुपात का जोड़ बराबर करना है। अनुपात को जोड़ बराबर करने के बाद दूध को दूध में जोड़ देना और पानी को पानी में जोड़ देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये आपका अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया गया। भाई ध्यान दें, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। पहला बर्तन मान लेते ए मान लेता हूं मैं, और दूसरा बर्तन में बी मान लेता हूं। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया, दूसरे वाले के अंदर पहले में मान लेते दिया गया 4:5 और दूसरे में दिया गया 5:1। ठीक है, 5:1। ठीक है, 5:1। अब बोला गया दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया गया है। अभी तक आपने देखा था दोनों बर्तनों में से बराबर बराबर मात्रा मिला रहा था, पर इस बार बराबर बराबर मात्रा नहीं है। आप देख रहे हैं दोनों बर्तनों में से अलग अलग मात्रा है। मतलब पहले बर्तन में से अगर 5 भाग लेगा तो दूसरे वाले से 2 लेगा। अलग अलग मात्रा मिला रहा है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आपने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था, दोनों में से बराबर क्वांटिटी ले रहा था। यहाँ पे अलग अलग ले रहा है। तो आपको सिर्फ एक स्टेप ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप क्या था, दोनों अनुपातों का जोड़ बराबर करें। दोनों अनुपातों का जोड़ बराबर करें तो सबसे पहले बराबर करिए 4 और 5 9, 5 और 1 6। तो 9 और 6 को बराबर करिए। 9 और 6 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 18। तो इसे 18 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, इसे 18 बनाने के लिए 3 का गुणा। तो ध्यान दीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दिया और इसमें 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करते, अगर ये बराबर बराबर मात्रा लेता तो आप क्या करते, दूध को दूध में पानी को पानी में जोड़ देते। पर आपने क्या किया, पहले वाले से 5 लिया है, दूसरे वाले से 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाले से कितना लिया है 5, तो जितना आपने पहले वाले से लिया उसका गुणा पहले वाले में कर देना, और दूसरे वाले से कितना लिया है 2, तो उसका गुणा आप दूसरे वाले में कर देना। इतना करना है, जितना आपने पहले वाले से लिया है उतना पहले वाले में, जितना दूसरे वाले से दूसरे वाले में। तो 5 दूनी 10, और 10 का गुणा अगर 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 40। 5 दूनी 10, 10 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इधर आ जाइए नीचे। 3 दूनी 6, 6 का गुणा 5 में होगा 6 पन्ना 30, और 6 का गुणा 1 में होगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, दूध में दूध को जोड़ना है। चाल अब जोड़ लीजिए। इतना करने के बाद दूध को दूध में जोड़िए, 40 और 30 70, 50 और 6 56, 2 से काटेंगे 35 बार और 2 से काटेंगे 28 बार। तो आपका रेशियो कितना है, 35:28। बताइए कोई समस्या किसी विद्यार्थी को? कुछ नहीं करना था, सबसे पहले अनुपातों का जोड़ बराबर किया, और जैसे ही अनुपात का जोड़ बराबर हो गया, फिर जितनी मात्रा आपने जिससे लिए, इसकी 5 मात्रा लिए तो 5 का गुणा कर दिया, उससे 2 लिए तो उसमें 2 का गुणा कर दिया, और आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला। वही सेम क्वेश्चन है, 2 बर्तन ए और बी जिनका आयतन समान है। आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। मतलब पहले के अंदर अगर 3 लीटर है तो दूसरे के अंदर 4 होगा, पहले के अंदर 3 मात्रा है तो दूसरे के अंदर 4 होगी। ये इनका आयतन है। इन दोनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण 7:4 और 6:5 है। देखिए पहले वाले के अंदर अनुपात दिया गया 7:4 और दूसरे वाले के अंदर दिया गया 6:5। ठीक है, अब दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिला दिया, नए। देखिए वही सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा दोनों अनुपातों का जोड़ बराबर करें। तो 7 और 4 11, 6 और 5 11। अनुपातों का जोड़ ऑलरेडी बराबर है, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना।
उसके बाद क्या करेंगे, पहले बर्तन का आयतन कितना है 3, तो पहले बर्तन का जो आयतन है उसका गुणा पहले वाले में करिए, और दूसरे बर्तन का जो आयतन है कितना है 4, उसका गुणा दूसरे वाले में करिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7 तिया 21, 4 तिया 12, ये कितना 6 चौक 24, 5 चौक 20। ठीक है, अब जोड़िए, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं गड़बड़ी हो रही है। 7:4, 7 और 4 11, 6 और 5, 1 सेकंड रुकिएगा, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। हाँ ठीक है, आपने देखा अनुपातों का जोड़ बराबर है 7 और 4 11, 6 और 5 11। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले वाले का 3 भाग है 3 का गुणा कर दीजिए, दूसरे वाले का 4 भाग है 4 का गुणा कर दिया। तो 3 का गुणा करेंगे 7 तिया 21, 4 तिया 12, 4 का गुणा करेंगे 6 चौक 24, 6 पन्ना 20। अब इसके बाद क्या करना है, दूध को दूध में जोड़ लीजिए, पानी को पानी में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 21 और 24 कितना हो जाएगा 45, और यहाँ देखेंगे 12 और 20 कितना हो गया 32। क्या किसी से कट रहा है? आप देखें किसी कट रहा है क्या? आप देख रहे हैं किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे? आगे क्वेश्चन पे आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कह रहा है पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है, पूरी पृथ्वी है। जैसे इस तरह से मैं बोलूं, ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी में भूमि और पानी का जो अनुपात दिया गया है 1:2 का रेशियो दिया गया है। ठीक है, भूमि और पानी का अनुपात मैं लिख देता हूं, भूमि और पानी का जो रेशियो है पूरी पृथ्वी पर, उसका रेशियो कितना दिया गया 1:2, 1:2। ठीक है, अब बोला उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3। उत्तरी गोलार्ध, अब देखिए पूरी पृथ्वी में 2 गोलार्ध होंगे, एक उत्तरी होगा और एक आपका गोलार्ध कौन सा होगा दक्षिणी। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर 2 हिस्से कर दिए, उत्तरी और दक्षिणी। तो पूरी पृथ्वी का जितना भाग है उसका आधा भाग तो उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में चला जाएगा, आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से में चला जाएगा। पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो पूरी पृथ्वी पर जितनी भूमि और पानी का अनुपात दिया गया है, अब अगर उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध में अनुपात किसके बराबर है 2:3 के बराबर। तो दक्षिणी का बताना आपको, दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात कितना होगा। तो आप देखेंगे सर जितना भी पूरी पृथ्वी है उसका आधा हिस्सा उत्तरी में जाना चाहिए, आधा हिस्सा दक्षिणी में जाना चाहिए। अगर पूरी पृथ्वी के हिस्से में मान लीजिए ये 10 के बराबर आए तो 5 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, आधा आधा करना है। तो आप देखिए पूरी पृथ्वी के हिस्से में आ कितना रहा है, तो पूरी पृथ्वी के हिस्से में देखिए भूमि में 1 आ रहा है, पानी में 2 आ रहा है, 1 और 2 3, और उत्तरी के हिस्से में कितना है 2 और 3 5। और आपको पता है कि सर उत्तरी वाला जो हिस्सा है वो पूरी पृथ्वी के हिस्से का आधा होना चाहिए, जितना भी आप यहाँ पे लाएंगे उसका आधा होना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये आधा बनाना है, तो आधा बनाने से पहले क्या करिए, पहले इन दोनों को बराबर करिए। तो 3 और 5 से कटने वाला नंबर 15 होता है, तो 15 बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा किया और 15 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा किया। अब ये बराबर हो गया, पर हमें बराबर नहीं करना है, इसे आधा बनाना है। तो इसे आधा बनाने के लिए क्या करिए, इसे डबल बना दीजिए, तो इसमें 2 का गुणा और कर दीजिए। अब देखिए 3 × 5 15, 15 दूनी 30, 30 अगर पूरी पृथ्वी है, 30 में से 15 आपका यहाँ चला गया, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 15 ही आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आपने क्या किया, पहले पृथ्वी और उत्तरी का हिस्सा बराबर किया, पर हमें बराबर नहीं करना था, इस इसका आधा बनाना था, आधा बनाने के लिए इसे मैंने 2 का गुणा करके डबल कर दिया है। तो आप देखिए इसमें आपने किस किस का गुणा किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपने 5 का और 2 का गुणा किया, तो 5 और 2 का आपने यहाँ पे गुणा किया है, 5 और 2 का गुणा 10, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 आ गया। और यहाँ पे आपने 3 का गुणा किया, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 का 9। ठीक है, तो अब आप देख लें क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आप देखिए पूरी पृथ्वी पर भूमि का हिस्सा 10 है, 10 में से उत्तरी के अंदर भूमि कितनी चलेगी 6, 10 में से 6 यहाँ चलेगी, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 4। पानी का हिस्सा 20 है, 20 में से 9 निकल गया, तो यहाँ के लिए कितना बचेगा 11 है। तो आपका रेशियो आ जाएगा 4:11। ठीक है, तो 11 और 4 कितना होता है 15 ही तो होता है, और वही हमें 15 चाहिए था। तो आपने देखा 4:11 हमारा रेशियो आ गया है, जो कि आपकी समझ में एकदम सही आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन।
चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। बताइए मेरे भाई इसका आंसर कितना आएगा। एबीसी की आय का अनुपात दिया गया भाई 347। एबीसी जो है इनकी इनकम का रेशियो दिया गया मुझे 3:4:7, ये इनकी इनकम का रेशियो है। ठीक है, अब गए इनकी आय क्रम से 10, 15, 20% कम कर दी गई। ध्यान दीजिएगा भाई, इनकी आय पहले वाले की आय 10% आपने कम कर दी, दूसरे वाले की आय 15% कम कर दी आपने, और तीसरे वाले की आय आपने 20% कम कर दी है। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया कि बताइए इनकी आय का नया अनुपात क्या होगा। तो आप सबसे पहले मेरे भाई क्या करें, आप मेरे भाई क्या करें, 3 का इसमें 10% कम हुआ है, सब कम हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ए की आय 3 थी, इसमें 10% कम कर दिया तो जो बचा होगा, बी की आय 4 थी, 15% कम करके जो बचा होगा, सी की आय 7 थी, इसमें 10% कम करके जो बचा होगा वो आप लिख देंगे। अब देखिए 3 का 10% निकालेंगे, 4 का 15%, 7 का 20%, तो कैलकुलेशन पॉइंट में चली जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि आप कैलकुलेशन पॉइंट में मत करिए, आप अनुपात में एक ऐसे नंबर का गुणा कर दीजिए जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। तो अनुपात में चाहे 10 का गुणा कर लीजिए, चाहे आप 100 का गुणा कर लीजिए, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। क्योंकि अनुपात में किसी का गुणा या भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 10 का गुणा कर देंगे तो आपका परसेंटेज निकालने वाला पार्ट आसान हो जाएगा। 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 70। अब देखिए आसान हो गया। अब एक ही आय 30 है, इसमें 10% कम कर दिया, तो 30 का 10% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 30 का जब 10% निकालेंगे और 30 का 10% निकालिए, 30 का 10% कितना होगा 3, तो 3 यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 30 में 3 कम हो जाएगा, तो एक ही आय कितनी बची 27। ठीक है, बी की आय कितनी 40, 40 में 15% की कमी, तो 40 का 15% निकालिएगा कितना होगा, 40 का 15% निकालेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पन्ना 100, 5 दिया 15, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 की कमी हो जाएगी, 40 में 6 की कमी हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 34। या 20%, 70 का 20%, 7 दूनी 14, तो यहाँ 14 की कमी हो जाएगी, 70 में 14 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 56। तो आप देखेंगे ये आपका रेशियो आ जाएगा 27, 34 और 56, 27, 34 और 56, तो ये आपका रेशियो आ गया और ये आपका रेशियो आ गया है। तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है इनकी आय का नया अनुपात क्या हो जाएगा, पहले 30 थी तो अब 3 कम हो गई, 27 रह गई, 40 में 6 कम हो गया 34 रह गई, 70 में से 14 कम हो गया तो 56 रह गई है। ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या दिया गया मेरे भाई 3:2। ठीक है, अब अगर लड़कों की संख्या का 70% और 60% पास हुआ, लड़के और लड़कियों की संख्या का, क्वेश्चन में थोड़ी सी एक स्टेप आप आई थिंक मिस कर दिया है। लड़कों की संख्या का 70% और लड़कियों की संख्या लिख लीजिए, लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का सही कर लीजिएगा, लड़कियों की संख्या का 60% अगर पास हुआ है तो फेल होने वालों की संख्या का अनुपात बताइए। देखिए एक स्कूल में, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 है। लड़के जो 70% के बराबर पास हुए हैं, लड़कियां 60% के बराबर पास हुई हैं, तो फेल होने वालों की संख्या का अनुपात। तो आप देखिए बहुत आसान है। अब आप बताइए अगर 70% लड़का अगर पास हो गया है तो फेल कितना परसेंट हुआ होगा, फेल ही का तो रिजल्ट निकालना है। 70% अगर पास हुआ है तो फेल कितना परसेंट हुआ होगा, टोटल वैल्यू परसेंट में कितनी होती है 100%, 100% में 70 फेल हो गए, पास हो गया तो फेल कितना हुआ होगा 30%। अगर यहां देखेंगे 60% अगर पास हुआ तो फेल कितना होगा, 100 में से 60% निकलेगा तो कितना आ जाएगा 40%। तो भाई कितना आ जाएगा 40% आ गया, 30% यहां आ गया, 40% यहां पे आ गया है। तो यहां पे 30% के बराबर फेल हुए, यहां पे 40% के बराबर, तो इसी की संख्या बतानी है। तो 3 का 30% निकालेंगे, पॉइंट में आ जाएगा, तो पहले इसमें 10 का गुणा कर लीजिए और 10 का गुणा करके कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आसान कर लीजिए, 30 आ गया और ये 20 आ गया। तो 30 का 30% कितना होगा, 30 का 30% निकाल लीजिए आप, और 30 का 30% आप निकालेंगे बड़ी आसानी से, कितना आ जाएगा 3 का 9, मतलब यहाँ पे टोटल कितने लोग फेल हुए हैं 9 लोग। और 20 का जब 40% निकालेंगे, 20 का 40% कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 9:8। ये आपका आंसर आ गया जो कि एकदम राइट आंसर है।
ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे? चलिए मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, 63 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 63 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और 63 किलोग्राम 63 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 63 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक, थोड़ा करेक्शन, कॉपर और जिंक का अनुपात, ये अनुपात है, का अनुपात 4:3 है। ध्यान दीजिएगा, 63 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, पर कोई परेशान मत होइएगा, मैं आपको एकदम सही बताऊंगा। कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है। देखिए 63 किलोग्राम आपका टोटल मिश्रण है। ठीक है, इस 63 किलोग्राम के अंदर कॉपर और जिंक का जो अनुपात दिया गया है वो कितना है, 4:3। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप सर आपका होगा कि इस 63 किलोग्राम को इस अनुपात में बांट दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर 63 किलोग्राम को इस अनुपात में बांटेंगे तो कॉपर के हिस्से में 4 आ रहा है और जिंक के हिस्से में 3 आ रहा है, और कॉपर और जिंक का टोटल हिस्सा कितना है, 4 और 3 7, दोनों के हिस्से में 7 आ रहा है, और किलोग्राम में दोनों के हिस्से में कितना है, 63, मतलब 7 की वैल्यू कितनी है, 63 किलोग्राम। 7 की वैल्यू सर अगर 63 किलोग्राम है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 नम 63, 1 बराबर 9 किलोग्राम आ गया, 1 की वैल्यू 9 किलोग्राम आ जाएगी। तो कॉपर के हिस्से में 4 आ रहा है, 4 की वैल्यू 9 चौक 36 किलोग्राम, तो मेरा कॉपर आ गया, और मेरा जिंक कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 किलोग्राम मेरा जिंक आ जाएगा। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। आपने 63 किलोग्राम को इस अनुपात में बांटा तो कॉपर और जिंक के हिस्से में टोटल 4 और 3 7 आ रहा है, 7 बराबर 63, तो 1 बराबर 9 आ जाएगा, 1 बराबर 9 तो 4 बराबर 36 और 3 बराबर 27 आ गया है। अब आपसे बोला गया है यदि इस मिश्रण में 21 किलोग्राम जिंक मिला दिया जाए, आप क्या मिला रहे हैं, जिंक, तो अब आपके कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। तो आप देखिए, तो नए मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा, तो कॉपर आपका कितना है, 36, तो कॉपर तो आपका 36 ही, कॉपर तो आप मिला नहीं रहे, कॉपर तो 36 का 36 ही रहेगा। अब आप 21 किलोग्राम जिंक मिला रहे हैं, तो जिंक पहले कितनी थी, 27, अब 21 किलोग्राम आपने और मिला दी, 27 + 21 कितनी हो जाएगी, 48, तो 36 और ये हो गया 48। तो आप काटिए, किसे कट रहा है, किसे कट रहा है, तो आप काट के मुझे बताइए जल्दी से, किसे कट रहा हो जल्दी बताएं, क्या आंसर आएगा। सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे भाई। आप देखिए कट रहा है किसे, किससे कट रहा है। अगर आप 4 से काटेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा, 4 से कटेगा 12 बार, फिर 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा ये 4 बार। यहाँ पे सीधा 12 से काट लेते, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो आपका आंसर आ जाता 3:4। ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। सब लोग कर लेंगे बड़ी आसानी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपने बड़ी आसानी से कर लिया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। ये 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:2 दिया गया मेरे भाई। चलिए ध्यान दें, 80 किलोग्राम का मिश्रण है, कॉपर और जिंक का जो अनुपात दिया गया मेरे भाई वो कितना दिया गया, 3:2। कितना दिया गया, 3:2। तो आप 80 को जब इस अनुपात में बांटेंगे तो कॉपर के हिस्से में 3 आया है, जिंक के हिस्से में 2, 3 और 2 5, 5 बराबर कितना है, 80 किलोग्राम, 5 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 16 किलोग्राम। 1 बराबर 16 किलोग्राम है, तो कॉपर के हिस्से में 3 आ रहा है, 1 बराबर 16, 3 16 दिया 48 किलोग्राम आ गए, और 1 बराबर 16, 2 बराबर 16 दूनी 32 किलोग्राम आ गया। ठीक है भाई, 48 आ गया, 32 आ गया। अब अगर इसमें से 8 किलोग्राम जिंक निकाल लो, कॉपर में तो कुछ कर नहीं रहे, कॉपर तो 48 का 48 ही है। अगर इसमें से 8 किलोग्राम जिंक निकाल लें तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा, तो कॉपर तो 48 है, तो जिंक कितना हो जाएगा, जिंक पहले 32 था, अगर इसमें से 8 किलोग्राम आपने निकाल लिया होगा तो कॉपर और जिंक का अनुपात निकालें 48, और ये आ जाएगा कितना, 24, तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, रेशियो 2:1 का आ जाएगा। भाई 8 किलोग्राम अगर निकालेंगे जिंक, जिंक 32 है, 32 में से 8 जाएगा, 24 तो बचेगा, कॉपर तो 48 है, 48 से 24 का रेशियो 2:1 आ जाएगा। आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। 84 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात दिया गया है 4:3। देखिए 84 किलोग्राम का सर मिश्रण है, इसमें कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो इसे इसमें बांटना है। तो कैसे बांटेंगे इसे, ध्यान दें सभी लोग। कॉपर और जिंक के हिस्से में 4 और 3 7 आ रहा है, 7 की वैल्यू कितनी है, 84 किलोग्राम, तो 1 बराबर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 किलोग्राम।
1 बराबर 12 किलोग्राम, 4 बराबर 12 चौक 48 किलोग्राम आ गया आपका, और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 किलोग्राम आ गया। 48 किलोग्राम और 36 किलोग्राम तो ये आ गया है। कॉपर आपका 48 है, जिंक आपका 36 है, ठीक है। अब अगर इस मिश्रण में से कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया गया है, जिंक मिलाया गया है, कॉपर में कुछ नहीं मिलाया, कॉपर कितना था 48, और आपने जिंक मिला दिया, मान लीजिए जिंक जो मिलाया वो x किलोग्राम के बराबर मिलाया होगा, मान लीजिए जिंक मिलाया वो x किलोग्राम के बराबर मिलाया होगा, तो जिंक पहले 36 था, x मिला दिया हो तो जिंक कितना हो जाएगा 36 प्लस x। आपका कॉपर 48 है, जिंक मिलाया 36 प्लस x हो गया। ऐसा करने से ये वाला जो अनुपात है वो 6:5 के बराबर हो जाएगा। ऐसा करने से इनका जो अनुपात निकाला है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6:5 के बराबर। अनुपात का होता है डिवाइड। आपने x किलोग्राम जिंक मिला दिया, जिंक आपका 48 था, x मिला देंगे 36 प्लस x हो जाएगा, 48 प्लस 36 प्लस x बराबर 6/5। आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, 6 से कटेगा 8 बार, इधर जाएगा 36 प्लस x 8×5 40, x बराबर कितना आ जाएगा भाई 4 किलोग्राम। ये आपका आंसर है, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी भाई को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कर पाएंगे मेरे भाई? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपसे बोला गया मेरे भाई दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, तो आप क्या करेंगे, एक संख्या को मान लेंगे 5x और दूसरी संख्या को मान लेंगे 7x मेरे भाई, ठीक है। आपने अनुपात में x का गुणा कर लिया, आपका आ गया 5x और 7x। अब मेरे भाई कह रहा है दोनों में से 40 घटाइए, इसमें 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x - 40, और दूसरे वाले में 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7x - 40। दोनों में 40 घटाएंगे तो ये अनुपात कितने के बराबर हो गया 17:27 के बराबर। दोनों में से 40 घटाएंगे तो अनुपात कितने के बराबर है 17:27 के बराबर। अब मेरे भाई आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके आंसर बता देना है, ठीक है भाई। एक संख्या मैंने 5x ले ली, एक 7x ले ली, दोनों में 40 घटाइए, तो इसमें से 40 घटाया, इसमें से 40 घटाया। ऐसा करने से इनका जब अनुपात निकालेंगे 17:27 के बराबर हो जाएगा। दोनों संख्याओं का मेरे भाई अंतर बताना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई। 27 का गुणा 5 में करेंगे, 27 पंजे कितना होता है 135, ठीक है। अब मेरे भाई 27 का गुणा किस में करेंगे 40 में, 27 का गुणा 40 में करेंगे कितना आ जाएगा 1080 बराबर। अब मेरे भाई 17 गुणा 7 में करेंगे, 17 7 कितना होता है 119x। 17 गुणा 4 में 17 चौक 68, 680। अब मेरे भाई 119x इधर आएगा, तो 135 में से 119x गया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 16x आ जाएगा। और मेरे भाई अगर ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई 400 ही तो बचेगा। 1080 में से अगर 680 जाएगा तो कितना बचेगा 80 80 गया 400 बचेगा। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, एक्स बराबर मेरे भाई आपका आ गया 25। एक्स की वैल्यू 25 आ गई मेरे भाई। तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा गया है, तो 7x और 5x का अंतर कितना आएगा मेरे भाई, जल्दी से बता दें। 7x और 5x का अंतर कितना आएगा मेरे भाई, 7 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2x आ जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी है 25, 25 दूनी 50। ये आपका आंसर है। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत किसी को? हर बच्चा हर भाई पढ़ेगा, हर किसी की समझ में आना चाहिए। क्लियर है? ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने लिए थे, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आपको हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, और हर अच्छे तरीके से क्वेश्चनों का आंसर निकालना है। हर क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से फिर लगाएंगे, क्लास पढ़ने के बाद दोबारा से इन्हीं क्वेश्चनों को फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते रहेंगे। और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा अगली क्लास में आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपने देखा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आज की क्लास में हमने 17 क्वेश्चंस किए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बेहतरीन थे। आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, मन लगा के पढ़ना है, और आपको एक एक क्वेश्चंस करना है। इसके अलावा फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस भी करते रहिएगा और क्वेश्चंस भी लगाते रहिएगा, है ना। और किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत आएगी तो वो कमेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगली मुलाकात करें अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।